Namaste bachcho, welcome back to the chapter Cell, the Unit of Life. This chapter is also called as Cell, its structure and organization. At times in some of the books you will also find the title as Cell, the fundamental unit of life. आज के इस लेक्चर में हम लोग सेल के कवरिंग के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज सेल वॉल. हमने पिछले लेक्चर में सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था. मैं उम्मीद करता हूँ तुमने पिछले सारे वीडियोस सीक्वेंस में देखे हैं. सारे वीडियोस को सीक्वेंस में देखोगे तो कैसा है ना, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा बेटा. ओके अच्छा, आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेल वॉल. स्पेसिफिकली ये जो डायग्राम है ना, दिस इज द डायग्राम ऑफ सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट. ओके, अब बात ऐसी है बेटा, ओके तुम इमेजिन कर लो एक सैंडविच है खाने वाला. खाने का नाम लेता है ना तो फटाफट याद हो जाता है. ओके अब सैंडविच में कैसा, ऊपर ब्रेड है, नीचे की तरफ ब्रेड है और बीच में हम लोग ने सबका सब मसाला डाल रखा है. ओके तो ऊपर वाला जो ब्रेड है वो ये लेयर है, नीचे वाला जो ब्रेड है वो ये लेयर है और बीच में जो भी मसाला डाला है ना वो ये है. सो उसी तरह से जिस तरह से ये सैंडविच है ना, ओके प्लांट का जो सेल है उसमें ऐसी ही 3 कवरिंग होती है बेटा. और ये 3 कवरिंग के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं. ये जो ऊपर वाला ब्रेड वाला जो लेयर है इसको हम लोग बोलेंगे मिडल लैमेला, शॉर्ट में लिखा बेटा. ओके यहां मैं उसका फुल फॉर्म लिख देता हूं. सो दिस इज कॉल्ड एज फिर बीच में जो मसाला है दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेल वॉल. ओके अब इस प्राइमरी सेल वॉल के अंदर ना बहुत सारे धागे की तरह स्ट्रक्चर्स है, फाइबर्स है. अब इसमें से ये जो मोटा वाला जो फाइबर है इसको हम लोग बोलेंगे सेल्यूलोज. फिर जो पतला वाला व्हाइट कलर का फाइबर है उसको हम लोग बोलेंगे हेमीसेल्यूलोज. अब इसके अलावा अगर हम लोग नोटिस करें तो येलो कलर का भी फाइबर है बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे पेक्टिन. सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन तीनों भी ना कार्बोहाइड्रेट्स हैं बेटा. ओके अच्छा, PCW इज प्राइमरी सेल वॉल. तो ये वाला जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेल वॉल. ठीक है, तो सबसे पहला लेयर कौन सा था, मिडल लैमेला बेटा. उसके बाद क्या आया, प्राइमरी सेल वॉल. अब ये लास्ट वाला जो है दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके यहां लिख देते हैं. सो दिस इज नथिंग बट सेल मेम्ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके अच्छा, अब सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो डॉट्स की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, ओके दीज आर प्रोटीन्स. लास्ट लेक्चर तुमने देखा होगा बेटा, प्रोटीन्स में हमने डिस्कस किया था एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है. ओके यानी जो प्रोटीन पार्शियली या तो फिर कंप्लीटली सेल मेम्ब्रेन से जा रहा है और जो प्रोटीन खाली सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रखा हुआ है. जो ऊपर से सिर्फ रखा हुआ रहता है दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. और जो सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता है, या तो आधा पेनिट्रेट करेगा या तो कंप्लीटली पेनिट्रेट करेगा, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन. सो ये सब है ना प्रोटीन्स है सेल मेम्ब्रेन के बेटा. अच्छा आगे की तरफ ये हम लोग जो देख रहे हैं ना, ये लिपिड लेयर है. ओके विथ हेड और येलो कलर का टेल, और ये नीचे भी हेड और टेल. सो ये क्या हो जाएगा बेटा, दिस विल बी लिपिड बाइलेयर. ओके अब कहानी कुछ ऐसी है बेटा कि समझो फॉर एग्जांपल कि ये ना एक प्लांट सेल है बेटा. ओके सो हम बात कर रहे हैं कि इस प्लांट सेल में इस डायग्राम के हिसाब से तुमको 3 कवरिंग नजर आएगी. ये जो मिडल लैमेला है ना ये है बेटा. ओके ये जो पूरा सेल मेम्ब्रेन है ना वो ये है, और ये बीच में जो भी फाइबर्स ये सब भरा पड़ा है ना, ओके वो बीच वाला लेयर है बेटा. सो व्हाट यू फाइंड इज, ओके सबसे पहले मिडल लैमेला, उसके बाद
प्राइमरी सेल वॉल और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये तुमको याद रखना है बेटा। अब इसी से हम लोग शुरू करेंगे। सेल वॉल का सबसे पहले डेफिनेशन वी विल कंसीडर। अब डेफिनेशन के हिसाब से याद रखो, इट इज नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर non-living rigid structure which is covering the cell membrane or the plasma membrane. तो इसमें ये याद रखो कि सेल वॉल इज ऑलवेज नॉन लिविंग। ओके, और दूसरा रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड यानी कड़क स्ट्रक्चर है। ओके, जो हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को कवर करता है। तो ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट, यानी ये पूरा का पूरा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसके बाजू में इसका कवरिंग है बेटा। ओके, राइट, यहाँ हम लोग ने क्या किया है ना कि जो सेल के 3 कवरिंग होते हैं, ये बाहर वाला, उसके बाद बीच वाला और उसके बाद अंदर वाला, उसको अलग अलग करके दिखाया बेटा यहाँ पे। ओके, so it is a non-living rigid structure which is covering the cell membrane or the plasma membrane. Next, सेल वॉल का लोकेशन, ये तुमको कहाँ मिलेगा बेटा? तो ये तुमको मिलेगा प्लांट सेल और फंगस के सेल में। So plants और फंगल सेल्स में तुमको सेल वॉल मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दैट एनिमल सेल में सेल वॉल इज एब्सेंट। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, ये याद रखने का। प्लांट सेल और फंगस के सेल में सेल वॉल इज प्रेजेंट, ये याद रखने का, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। अच्छा, लोकेशन के बाद लेट अस डिस्कस द फंक्शन ऑफ इट। सेल वॉल किस काम आता है? नंबर 1, सेल वॉल का सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है, इट गिव्स अ शेप टू द सेल। अच्छा, नेक्स्ट फंक्शन क्या है? इट गिव्स अ प्रोटेक्शन टू द सेल, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। तो सेल वॉल कैसे है? सेल वॉल हमारे घर के दीवार की तरह है। ये क्या करता है? हमारे घर को शेप देता है। ओके, जिससे हमारे घर का अंदरूनी शेप एकदम फिक्स हो जाता है बेटा। और तो और क्या है ना, ये हमारे घर की रक्षा करता है। ओके, धूप है, बारिश है, वो सब से। सो किसी भी तरह का मैकेनिकल डैमेज, यानी अगर किसी भी तरह का इंजरी हो रहा है सेल को, ओके, राइट, उससे बचाएगा और किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाएगा। यानी ऐसे ही कोई बाहर का घुसपैठिया अंदर नहीं घुस सकता है, क्योंकि घर की जो दीवारें हैं, घर का जो दरवाजा है, ये सेल वॉल की तरह बेटा, ये हमारे घर को प्रोटेक्ट करता है बेटा। ओके, सो कोई भी इन्फेक्शन इतना आसानी से आ नहीं सकता है। देखो यहाँ वो चलता नहीं है, अतिथि देवो भव, नो 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 नो, यार भव भव भव, दूर रहो। सेल वॉल इन सबको दूर रखता है बेटा। अच्छा, और तो और सेल वॉल क्या करके देता है? सेल वॉल हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरैक्शन। ओके, यानी एक सेल का दूसरे सेल के साथ इंटरैक्शन, यानी लेन देन, उसमें भी मदद कर सकता है। ओके, लास्ट फंक्शन, प्रिवेंट्स अनडिजायरेबल macromolecules by acting as barrier। अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, अनडिजायरेबल यानी अनवांटेड। ओके, अनचाहा केमिकल सेल के अंदर आएगा नहीं, क्योंकि सेल वॉल ना एक बैरियर, एक रोधक का काम कर रहा है। ओके, तो ये तो हो गए 4 फंक्शन ऑफ सेल वॉल। बच्चों, इससे कैसा ना तुमको ना एक्स्ट्रा पॉइंट भी सीखना चाहिए जिंदगी में। जिंदगी में प्लांट सेल तुमको क्या सिखाता है? प्लांट सेल वॉल तुमको ये सिखाता है कि अपने जिंदगी को शेप दो अच्छे से, अपने जिंदगी की रक्षा करो किसी भी तरह के घाव से, डैमेज से, ओके, और बुरे लोगों से। और तो और लोगों के साथ इंटरैक्ट करते रहो, अच्छे लोगों के साथ घुल मिल जाओ,
ओके उनके साथ लेन देन, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज रखो, और तो और अनडिजायरेबल लोगों को अंदर आने मत दो, एक रोधक की तरह अपने जिंदगी में बने रहो। ये सेल वॉल हमको लाइफ में भी सिखाता है। सी दिस इज बायोलॉजी बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स। ओके व्हेन यू रीड, हाँ एग्जाम में ये सब पूछेंगे, बट इससे और भी है ना तुमको थोड़ा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन लेना चाहिए बेटा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एल्गे में सेल वॉल किसका किसका बना है? सो एल्गल सेल वॉल is made up of cellulose. Next, it is made up of galactans. It is made up of mannans and minerals like calcium carbonate. सर ये गैलेक्टेंस और मैनन्स क्या है? ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप है। ओके जैसे दीवारें ना सीमेंट की बनी होती है, और सीमेंट कैसे अलग अलग तरह का आता है बेटा, अलग अलग कंपनी की अलग अलग सीमेंट होती है, वैसे ही सेल वॉल जो है ना अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट्स का ही बना है, पर ये अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट्स है। सो एल्गे का जो सेल वॉल है ना वो सेल्यूलोज, गैलेक्टेन और मैनन्स का बना है, और उसमें थोड़ा कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है बेटा। ओके और तो और नेक्स्ट, अब इसी तरह से अगर हम लोग प्लांट सेल वॉल देखें, बाकी सब प्लांट का सेल वॉल किसका बना है? सो अदर प्लांट का सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, नेक्स्ट हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन्स। ये याद रखना है। सो यहाँ पे कौन से कार्बोहाइड्रेट्स है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। सो बाकी सब प्लांट का सेल वॉल इसका बना होता है बेटा, एल्गे का सेल वॉल इसका बना है। फंगस का सेल वॉल किसका बना है? फंगस का सेल वॉल चिटिन नाम के मटेरियल का बना होता है बेटा। तुम उसको काइटिन भी बोल सकते हो, तुमको जैसा जमे वैसा बोलो बेटा, पर एग्जाम में गड़बड़ मत करना। ओके एग्जाम में सही ऑप्शन मार्क करने का, नीट में ये सब पूछा जाता है बेटा। नेक्स्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ना एक एक लेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हम लोग ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में खत्म कर चुके हैं बेटा। ओके अब हम लोग मिडल लैमेला की बात करेंगे, फिर हम जाएंगे प्राइमरी सेल वॉल पे, और इसके बाद फिर मैं तुमको सिखाऊंगा सेकेंडरी सेल वॉल। पहले शुरू करते हैं मिडल लैमेला से। मिडल लैमेला में पहली बात ये याद रखना है कि इट इज अ वेरी थिन कवरिंग, बहुत ही पतला सा कवरिंग है बेटा। नेक्स्ट, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू नेबरिंग सेल्स। इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू नेबरिंग सेल्स। अब ना ये एक एमसीक्यू बनेगा, देख एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सेंटेंस है, सुन मेरी बात ध्यान से। ये ना दो नेबरिंग सेल्स के बीच में होता है। ओके यानी ये क्या करता है? इट होल्ड्स और ग्लूज टू नेबरिंग सेल्स टुगेदर। दो आजू बाजू सेल्स को साथ में पकड़ के रखता है, चिपका के रखता है। कौन? मिडल लैमेला। ये लैंग्वेज ही टिपिकली बाय हार्ट कर ले। ओके इट होल्ड्स और ग्लूज द टू नेबरिंग सेल्स टुगेदर। नेक्स्ट, मिडल लैमेला इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर which is formed from cell plate during the process of cytokinesis. देखो हमने हमारे सेल डिवीजन के लेक्चर में बात किया था कि साइटोकाइनेसिस क्या होता है। साइटोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसमें ना साइटोप्लाज्म है ना दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में ये आता है। ओके तुम उसके लेक्चर्स देखो, इसमें तुमको समझ में आएगा बेटा। अच्छा, अब प्लांट सेल में जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है ना तो बीच में सेल प्लेट बनता है बेटा, एक पार्टीशन बनता है जिससे ना पूरे सेल का साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। सो सेल प्लेट जब बनता है
ड्यूरिंग साइटोप्लाज्मिक डिवीजन तब पहला स्ट्रक्चर जो बनता है ना वो है मिडल लैमेला, ये याद रखना। उसके बाद मिडल लैमेला किसका बना है? मिडल लैमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। It is made up of calcium and magnesium pectate and it is also made up of pectin. ये बाय हार्ट कर लो अच्छे से, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट और पेक्टिन का बना होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखो, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जब भी कोई भी फल पक जाता है ना तब वो फल कैसा हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। पका हुआ फल नरम क्यों हो जाता है? उसका रीजन है, इट इज बिकॉज ऑफ सोल्यूबलाइजेशन ऑफ पेक्टिन। उसके अंदर पेक्टिन नाम का जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना वो सोल्यूबलाइज होने लगता है। ओके, सो धीरे धीरे वो सोल्यूबल होने लगता है, वो घुलने लगता है, डिसॉल्व होने लगता है। इसीलिए है ना एक पका हुआ फल हमेशा सॉफ्ट हो जाता है बेटा। इतना समझे? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग बेटा। लिया? ओके, आगे बढ़ते बेटा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक स्पेशल स्ट्रक्चर के बारे में विच इज प्लाज्मोडेस्माटा बेटा। प्लाज्मोडेस्माटा वर्ड सुना है बेटा पहले? प्लाज्मोडेस्माटा का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। यहां देखो, प्लाज्मोडेस्माटा का मीनिंग है साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। ये कहां पर मिलेगा तुमको? बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखो, सेल वॉल एंड मिडल लैमेला आर ट्रेवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, अब इसका मीनिंग कैसा जा रहा है ये देखो, समझो। फॉर एग्जांपल बेटा, ओके, ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। ओके, तो ये दोनों का है ना सेल मेम्ब्रेन हमने ड्रॉ किया बेटा। अब सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ में यहां पर तुमको और क्या दिखेगा? तुमको सेल वॉल नजर आएगा कवरिंग में, और तुमको मिडल लैमेला नजर आएगा। मतलब ऐसा टोटल 3 कवरिंग है। अब बात ये है, ध्यान से सुनो। ओके, तो अगर इसके 3 कवरिंग को देखे ना तो 3 कवरिंग में से 2 कवरिंग को छेद देता है। छेद देना, पेनिट्रेट करना यानी ट्रवर्स करना। कौन इसको पेनिट्रेट कर रहा है? एक पतला सा पैसेज है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। अब यही कनेक्शन समझो, अगर मैं इस वाले सेल के ये 2 लेयर में, ये प्लाज्मोडेस्माटा हुआ, तो यहां से कैसा है, सेल का कनेक्शन बाहर की तरफ बनता है ना बेटा। तो यही अगर मैं नीचे वाले सेल और ऊपर वाले सेल का कनेक्ट कर दूं तो देखो कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी ना बेटा। यानी अब क्या हो रहा है, एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। इट इज एज गुड एज ये जो प्लाज्मोडेस्माटा हमने 2 सेल का जोड़ दिया, ये प्लाज्मोडेस्माटा 2 सेल्स के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है ना, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। ये याद रखना।
और ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज केवल 2 लेयर को आर पार करता है। वो कौन सी लेयर है? सेल वॉल और मिडल लैमेला। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये याद रखने का। ओके, इसका काम क्या है? इट अलाउस exchange of cytoplasm. It allows exchange of cytoplasm in between the two cells. अब तुमको अगर ऐसा एमसीक्यू पूछा ना नीट एग्जाम में कि कौन से स्ट्रक्चर की वजह से साइटोप्लाज्म एक्सचेंज होता है 2 सेल के बीच में, द आंसर इज प्लाज्मोडेस्माटा। अगर तुमसे ये एमसीक्यू पूछा नीट एग्जाम में कि कौन सा स्ट्रक्चर 2 नेबरिंग सेल्स को होल्ड करके और ग्लू करके रखता है, देन द आंसर शुड बी मिडल लैमेला। ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लाइन टू लाइन प्रॉपर लैंग्वेज है बेटा, तुमको ये इस तरीके से याद रखना है। ओके, चलो मूविंग ऑन। नेक्स्ट, अब जो सेल वॉल है ना, उसमें ना बेटा 2 तरह का सेल वॉल हम लोग कंसीडर करेंगे, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। गणपति बापा। प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। ओके, अब प्राइमरी सेल वॉल में पहला पॉइंट हमको क्या याद रखना चाहिए? पॉइंट नंबर 1 ये याद रखेंगे कि प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट इन यंग प्लांट सेल्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो, प्राइमरी हम लोग कब बोलते हैं? प्राइमरी यानी प्राथमिक, प्राथमिक यानी पहले, और सेकेंडरी, सेकेंडरी यानी द्वितीय, द्वितीय यानी जो बाद में आता है वो। जैसे तुम्हारा स्कूल सेक्शन प्राइमरी हुआ, ओके, तुम्हारा कॉलेज सेक्शन सेकेंडरी हुआ, ओके, राइट। सो जो पहले आया वो प्राइमरी, जो बाद में आया वो सेकेंडरी। तो प्राइमरी सेल वॉल तुमको कहां मिलेगा? इट इज प्रेजेंट ओनली इन यंग प्लांट सेल्स। नेक्स्ट, इट इज लेड इनर टू मिडल लैमेला। ये तुमको मिडल लैमेला के अंदर की तरफ मिलेगा बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, primary cell wall is capable of division, it is capable of growing, okay, and last important point, it is the only structure found in कहां कौन से सेल्स में मिलेगा? so you will find it in meristematic tissue, okay, then it is found in mesophyll cells, and it is found in pith, okay। पिथ तो कैसा है ना, रूट और स्टेम का अगर कट सेक्शन देखोगे तो उसका जो सेंटर वाला हिस्सा होता है, एकदम बीच वाला हिस्सा, उसको पिथ बोलते हैं। मीजोफिल, लीफ का अगर कट सेक्शन देखोगे तो उसका जो मिडल लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड एज मीजोफिल। एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ग्रोइंग टिश्यूज। इसके लिए अगर तुम चाहो तो बेटा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का मेरा 14 लेक्चर्स का पूरा सीरीज है, ओके, प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, उसमें मैंने ये सब तो काफी ज्यादा डिटेल में सिखाया बेटा, ओके, राइट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी सेल वॉल। नेक्स्ट, सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल कब बनेगा? व्हेन प्राइमरी सेल वॉल स्टॉप्स ग्रोइंग। जब प्राइमरी सेल वॉल ग्रो होना स्टॉप कर देता है ना, तब सेकेंडरी सेल वॉल बनना शुरू होता है बेटा। नेक्स्ट, सेकेंडरी सेल वॉल कहां होगा? सेकेंडरी सेल वॉल is always present inner to the primary cell wall. अब ये देखो, इस पे से ना कैसा एमसीक्यू आता है, ये देखो, समझो ये सेल वॉल है बेटा, ओके, और इसको हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। सो यहां मैं लिख देता हूं, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल। अब इसके आजू बाजू में एक और सेल वॉल बनना है, ओके, विच इज सेकेंडरी सेल वॉल। तो वो कहां बनेगा? तो अक्सर हमारा दिमाग क्या चलता है
हम ये सोचते हैं कि सेकेंडरी सेल वॉल यानी सर अगर एक एक्स्ट्रा कवरिंग बन रहा है तो ऐसा बनेगा बाहर की तरफ। ओके, सो ये हो जाएगा सेकेंडरी सेल वॉल, बट ये गलत है बेटा, ऐसा नहीं होता है। ओके, एमसीक्यू में ये याद रखना कि अगर ये है प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, ओके, सो सेकेंडरी सेल वॉल हमेशा उसके अंदर की तरफ बनता है बेटा, यानी जो एक्स्ट्रा कवच, जो एक्स्ट्रा कवरिंग बनेगा वो अंदर की तरफ बनेगा बेटा। सो दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल एंड दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो ये बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि सेकेंडरी सेल वॉल जो एक्स्ट्रा लेयर बनेगा वो अंदर की तरफ बनेगा। तो यहां मैं मार्क कर दो, इट इज प्रेजेंट इनर टू द प्राइमरी सेल वॉल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट, at certain places it shows absence of thickening and these areas are called as पिट्स। अब स्पेलिंग देख, ये पिट्स है और ये पिथ है। पिथ तो क्या है, रूट और स्टेम का है ना, सेंटर वाला हिस्सा है जो हम लोग कट सेक्शन में देखते हैं। पिट्स का मतलब होता है खड्डा। ओके, अब तुम इमेजिन करो, समझो मेरे पास गोल पाइप है, ठीक है, वो पाइप पे ना मैंने सीमेंट लगाया सब तरफ से, सो यानी वो पाइप अब थिक हो गया, मोटा हो गया, पर ना कुछ हिस्से में मैंने सीमेंट लगाया नहीं, वहां पे पाइप अभी भी पतला का पतला है। ओके, तो मैंने सीमेंट सब तरफ लगाया पर एक गोल हिस्से में मैंने सीमेंट लगाया ही नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा कि इट इज शोइंग थिकनेस ऑन ऑल एस्पेक्ट्स, ऑन ऑल साइड्स इट इज शोइंग थिकनेस, बट थिकनेस और थिकनिंग इज एब्सेंट इन सर्टेन एरिया। कुछ कुछ एरिया में सीमेंट लगाया नहीं, और वो एरिया जहां पे थिकनिंग इज एब्सेंट, दीज एरियाज आर कॉल्ड एज पिट्स। ये समझा बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। डन? ओके, अब दो छोटा सा सेक्शन है बेटा, वो फिनिश कर देना। हर सेल के अंदर जेली लाइक मटेरियल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं बेटा। ओके, अब देखो यहां है ना बेटा, एक बात अच्छे से दिमाग में बैठा लो, साइटोप्लाज्म इज व्हाट? साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक मटेरियल। अब ये जेली लाइक मटेरियल के बदले ना इस चैप्टर में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। देखो कौन से वर्ड्स आते हैं। तुमको कोई कोई जगह पे कोलॉइड वर्ड दिया जाएगा, कोई कोई जगह पे मैट्रिक्स, ओके, कोई कोई जगह पे स्ट्रोमा वर्ड दिया रहेगा। अच्छा, कभी कभी ग्राउंड सब्सटेंस करके वर्ड दिया रहेगा, कभी कभी सेमी सॉलिड, ओके, और कभी कभी सेमी लिक्विड जैसा भी दिया रहेगा। अब ये सब वर्ड्स का मीनिंग सेम है, चाहे कोलॉइड हो, मैट्रिक्स हो, स्ट्रोमा हो, सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड और ग्राउंड सब्सटेंस, ये सब का मीनिंग क्या होता है कि जेली की तरह मटेरियल है। खाली कैसा है ना, हर एरिया के हिसाब से। अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके देखोगे तो उसके अंदर जो भी जेली लाइक मटेरियल है, जो भी उसका साइटोप्लाज्म जैसा कंटेंट है, उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो भी मटेरियल मिलेगा उसको हम लोग स्ट्रोमा बोलेंगे। बट ये सबका बेसिक मीनिंग क्या है कि इट्स अ जेली लाइक मटेरियल। अब सेल के अंदर जो भी जेली लाइक मटेरियल पड़ा रहता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके लिए दूसरा वर्ड साइटोसॉल भी है बेटा, ओके। अच्छा, अब बात ध्यान से सुनो। और सेल के अंदर ये जो साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म है ना, दिस साइटोप्लाज्म अलोंग विथ ऑल सेल ऑर्गेनेल्स, ओके, साइटोप्लाज्म विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोसॉल, ये दोनों सेम है बेटा। यानी सेल के अंदर जो भी जेली लाइक, जो पानी की तरह जो भी
मटेरियल है ना, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलेंगे। यानी वो मटेरियल, उसके साथ साथ सारे सेल ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब। सो साइटोप्लाज्म विद सेल ऑर्गेनल्स एंड सेल ऑर्गेनल्स के अंदर का मटेरियल, ये सबको मिला के हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और इस सेल ऑर्गेनल्स में न्यूक्लियस भी आ जाता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है वो भी आ जाता है बेटा। तो इतना सा बेसिक तुमको याद रखना है। नेक्स्ट, ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में क्या क्या तुमको मिलेगा? इस साइटोप्लाज्म में यू विल फाइंड साइटोप्लाज्म कंटेन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक यानी जिसमें कार्बन है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी जिसमें कार्बन नहीं है। उसके अलावा यू विल फाइंड मिनरल्स इन द साइटोप्लाज्म, यू विल फाइंड विटामिन्स एंड अदर केमिकल्स। ओके, नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है? Number 1, it is a seat for various metabolic activities. अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिक इज द वर्ड डिराइव फ्रॉम द वर्ड मेटाबॉलिज्म। मैंने मेरे पिछले बहुत सारे लेक्चर में ऑलरेडी सिखाया है। मेटाबॉलिज्म इज कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। कैसे याद रखने का? कैटा मीन्स हिंदी वर्ड काटा, काटा मीन्स टू ब्रेक, एंड एनाबॉलिज्म मीन्स टू मेक। तो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर क्या होता है ना, बहुत सारे कंपाउंड्स जो टूटते हैं उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, और बहुत सारे कंपाउंड्स जुड़ते हैं उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और ये टूटना और जुड़ना, इसको मिलाकर बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। यानी बहुत सारे कंपाउंड्स का क्या है ना, टूटना, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में टूट जाता है, और बहुत सारे सिंपल कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं। ये टूटना और जुड़ना लगा रहता है। सो इस तरह तरह के केमिकल रिएक्शंस को हम लोग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हैं, और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ये तुमको याद रखना है बेटा। अच्छा, दूसरा साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शन ये है, अलाउस exchange of materials in between cell organelles. It allows exchange of materials in between cell organelles. यानी कैसे समझो, ये पूरा का पूरा सेल है। ओके, यहाँ लेट से सपोज माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ लेट से क्लोरोप्लास्ट है, ओके, यहाँ लेट से न्यूक्लियस है। सो अगर माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी किसी को चाहिए, ओके, किसी को कोई और मटेरियल किसी और से चाहिए, सो ये सब ना साइटोप्लाज्म के थ्रू ही होगा। सो साइटोप्लाज्म क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अलाउ करता है। एक ऑर्गेनेल को अगर कुछ चाहिए, ओके, दूसरे ऑर्गेनेल से, दूसरे ऑर्गेनेल को कुछ देना है दूसरे ऑर्गेनेल को, तो ये सब है ना साइटोप्लाज्म अलाउ करता है। सो इट अलाउज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इन बिटवीन सेल ऑर्गेनेल्स। अच्छा, अब सेल के अंदर तो तरह तरह के ऑर्गेनेल्स है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ओके, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स है, जैसे हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, ओके, हमारे सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, हमारे सेल के अंदर पेरोक्सीसोम्स करके है, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम्स है, वैक्यूल्स है। ओके, एक एक ऑर्गेनेल्स के बारे में आने वाले लेक्चर में डिटेल में सिखाऊंगा, तो अभी फिक्र मत कर, टेंशन मत ले तू। इतना याद रख कि जिस तरह से हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, कौन से ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट है, लंग्स है, ओके, लीवर है, किडनीज है, इंटेस्टाइन्स है। सो बॉडी में ऑर्गन्स है, उसी तरह से सेल के अंदर बहुत, अभी सेल तो छोटा है तो उसके ऑर्गन्स तो और भी छोटे होते हैं, इसलिए उसको ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। स्मॉलर 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 स्मॉलेस्ट छोटा ऑर्गन इज कॉल्ड एज ऑर्गेनेल। सो वैसे सेल के पास ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ऐसे अलग अलग ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब इनमें से कुछ कुछ ऑर्गेनेल्स का फंक्शन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होता है, और कुछ कुछ का फंक्शन एकदम डिस्टिंक्ट, एकदम ही अलग होता है बेटा। सो यहां देखो, जिसका जिसका फंक्शन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड है, cell organelles like
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम्स। ओके, ये सारे जो ऑर्गेनल्स है ना, इनका जो फंक्शन है, देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं। ओके, अच्छा, बाकी ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीसोम्स, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे फंक्शंस आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, यहां पे देयर फंक्शंस आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब इनका फंक्शन अलग ही है, हर किसी का काम एकदम ही अलग है, यूनिक है, स्पेशल है, एकदम क्लियर और डिफरेंट फंक्शन है बेटा। सो द फंक्शंस आर डिस्टिंक्ट एंड आर नॉट कोऑर्डिनेटेड। अब इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ये याद रखो, वो सारे सेल ऑर्गेनल्स जिसका फंक्शन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड है, ओके, दे आर अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो यहां पे क्या होगा, ये सब के सब ऑर्गेनल्स they are a part of endomembrane system। ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा है। कौन कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सीसोम्स, ये क्या है? दे आर नॉट ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सर ये समझा नहीं? ओके, सुन, मैं तेरे को एक इजी एग्जांपल देता हूं। देख कैसा है ना कि सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स है। ओके, जैसे सपोज तू, मैं, तेरा दोस्त। अब मेरी बात ध्यान से सुन, ओके, राइट। अब तेरा दोस्त ना 12th स्टैंडर्ड फिनिश करने के बाद नर्सिंग लाइन में गया, वो नर्स बन गए। ओके, तू है ना फार्मेसी लाइन में गया, ओके, और तू फार्मासिस्ट बन गया, और मैं डॉक्टर। सर आप क्यों डॉक्टर? मुझे भी डॉक्टर बनना है। हाँ, तो पढ़ाई कर बेटा, पढ़ाई कर। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, काल्पनिक है, सुनना बात ध्यान से। तो सपोज मैं डॉक्टर, तू फार्मासिस्ट और तेरा दोस्त नर्स। अब होता ये है कि तेरा दोस्त मुझे हॉस्पिटल में हेल्प करता है, और हॉस्पिटल में जो भी इंजेक्शन और दवाई आती है उसका पूरा स्टॉक, वो दवाई का पूरा क्वांटिटी तेरे दुकान में। सो कैसे तेरा काम मेरे काम से, मेरा काम वो नर्स से। सो डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट, इनका फंक्शन कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होता है ना। तुम फार्मासिस्ट होने के नाते तुम दवाई बना रहे, कौन सी दवाई देना है वो मैं तय करूंगा, और कैसे देना है वो इंजेक्शन वो नर्स देगी, बराबर है बेटा। सो उस हिसाब से हम तीन क्या हो गए? वी आर अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। व्हाई? बिकॉज आवर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। ये समझा बेटा? ओके, अब समझो फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर, ओके, लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल कोई और इलेक्ट्रिशियन, ओके, लेट्स से कोई और प्लम्बर, ओके, और इन सब का फंक्शन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं है, फंक्शंस आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, सबका फंक्शन अलग अलग है बेटा। तो दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। यहाँ पे एक शॉर्टकट देता हूँ, यहाँ पे शॉर्टकट में ना विच ऑर्गेनल्स आर अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पूछा ना, तो शॉर्टकट में इंग्लिश लेने का, इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म, ओके, ई से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जी से गोल्गी बॉडी, एल से लाइसोसोम्स। इसका कॉन्सेप्ट अगर तुमको सीखना है ना, तो देखो कैसा होता है। समझो ये एक सेल है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चालू होता है बेटा।
और सेल मेम्ब्रेन को कनेक्ट करता है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसाइड करता है कि सेल के अंदर कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ओके, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है और वो डिसाइड करेगा कि कौन न्यूक्लियस तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों परमिएबिलिटी कर रहे हैं। परमिएबिलिटी मींस टू डिसाइड whom to allow and whom not to allow, किसको अलाउ करें किसको अलाउ नहीं करें। उसमें से कोई काम का मटेरियल रहेगा ना तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, उसका पैकिंग और स्टोरिंग करेगा, उसको स्टोर करके रखेगा। और कोई बेकार का मटेरियल रहेगा ना तो लाइसोसोम्स क्या करेगा, उसको मार डालेगा। तो ये लोग इस पद्धति से काम करते हैं। जो भी मटेरियल आया काम का है तो गोल्गी बॉडी उसका पैकिंग करेगा, बेकार मटेरियल है तो लाइसोसोम्स उसको मार देगा। मेरे आने वाले लेक्चर्स में मैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स ये सब बहुत डिटेल में सिखाने वाला हूं बेटा। तो अभी फिलहाल फिक्र मत कर, अभी सिर्फ इतना याद रख कि 4 ऐसे ऑर्गेनेल्स है जिसका फंक्शन, जिनका कामकाज एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है। ओके, और ये एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, इसलिए ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा है। ओके, 3 ऐसे ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम, जिसका फंक्शन है। ओके, और फंक्शंस के अंदर डिस्टिंक्ट है, अलग है बेटा। ओके, इसीलिए दे आर, और इनका फंक्शन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं है, इसीलिए दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये समझा बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो। लिया बेटा? ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? इस लेक्चर में सबसे पहले हमने पढ़ा था सेल वॉल के बारे में। ओके, ये सेल वॉल अल्टीमेटली प्लांट सेल और फंगस के सेल में होता है। फिर हमने देखा कि ये सेल वॉल के अंदर, ओके राइट, तुम्हारे पास प्राइमरी सेल वॉल है और सेकेंडरी सेल वॉल है बेटा। अच्छा, तुम्हारे पास नहीं, प्लांट्स के पास, हम एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होता है, ये याद रखो। ध्यान किधर है तुम्हारा बेटा? ओके, अच्छा, इसके साथ साथ में फिर हमने ये भी पढ़ा कि एक और लेयर होता है जिसको मिडल लैमेला बोलते हैं। ओके, देन वी केम डाउन टू द टॉपिक ऑफ साइटोप्लाज्म और लास्ट में हमने डिस्कस किया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों तुमको ये लेक्चर समझा है। ओके, ये सबका है ना जो स्क्रीनशॉट लिया उसका नोट्स बना के रखो। ओके, और इसको है ना मेमोराइज करो अच्छे से। ओके, वीडियो को दोबारा देखो और फिर जाके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, तुम्हारा गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक जो भी है उसको एक बार रीड करो, देखो सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा बेटा। ओके, सो एंजॉय योर लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड टू दिस वंडरफुल चैनल। थैंक यू बेटा।